प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट ए है उसमें हमने देखा था कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल का जनरल मीनिंग लिया था, जनरल ओवरव्यू लिया था कि इट मीन्स रिदमिक फ्लक्चुएशन। ठीक है, पीरियड ऑफ गुड ट्रेड एज वेल एज बैड ट्रेड, तो जनरल मीनिंग हो गया था। फिर हमने देखा था फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है ना, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में हमने देखा था 4 फेजेस: एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ट्रफ। ठीक है, सो आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ट्रेंड भी देखा था, जो डॉटेड लाइन, जिसमें डॉटेड लाइन में जो डॉट्स थे दैट रिप्रेजेंट अ ट्रेंड, विच मीन्स अगर बिजनेस साइकिल नहीं रहेंगे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेगा, तो किस हिसाब से ग्रोथ होगा। ठीक है ना, और वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, सो आज बिजनेस साइकिल में और आगे चलते हैं, वही जो 4 फेजेस है उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। अभी सी एक्सपांशन से स्टार्ट करते हैं, बट इन चीज़ों में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल एग्रीगेट मार्केट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इनकम, ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। सो एग्रीगेट में क्या क्या आता है वो जानना जरूरी है। सो एग्रीगेट में कुछ एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे जो मेन है, जैसे कि एग्रीगेट में आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट डिमांड, सेल्स, नेशनल इनकम यानी एग्रीगेट इनकम, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो इनका जो वेरिएशन किस हिसाब से आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपांशन। अभी सी इनिशियली हर इकोनॉमी को स्टार्टअप होना पड़ता है, ठीक है ना, तो इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा ट्रफ से होती है, लो लेवल से फिर वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब स्टार्ट होती है तो हमेशा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज के बाद ही हमें आउटपुट निकल सकता है, राइट। रिसोर्सेज इज स्केर्स यानी कम है, इकोनॉमिक फंडा ही उस बेस पे है कि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल ले लो, ठीक है, फिनेंस ले लो, कुछ भी ले लो, रिसोर्सेज जो भी लगते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज तो स्केर्स है ही, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरी इकोनॉमी, क्योंकि प्रोडक्शन डिपेंड उसी पे करता है। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर। तो एक्सपांशन, ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा कि हर बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए एक स्टार्टअप होता है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना पड़ता है। ठीक है, सो स्टार्ट कैसे होगा? रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे? ऑफ कोर्स मनी से। तो क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत मैटर करता है। तो गवर्नमेंट कैसे समझो, गवर्नमेंट चाहता है कि भाई मेरी इकोनॉमी बढ़े, इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट चाहता है कि मेरा इकोनॉमी घटे एंड ऑल, नहीं, हर गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमी बढ़े, उसी हिसाब से पॉलिसीज लाते हैं। बट कैसा रहता है, इकोनॉमिक्स ना किसी के हाथ में नहीं रहता, वो इन सब फैक्टर्स पे रहता है। ठीक है ना, सो हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट अभी ग्रोथ मतलब चाहती है कि प्रोडक्शन हो, सब हो, इकोनॉमी बढ़े। ठीक है,
तो इकोनॉमी बढ़ने के लिए पैसे चाहिए हाथ में, किसके? मैन्युफैक्चरर के हाथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा कि भाई बैंक जो है, जैसे आरबीआई कंट्रोल करता है बैंक को बोले कि भाई कम दरों पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया करो, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया करो, बिजनेस लोन दिया करो। अब इससे क्या होगा, जिसके पास भी बिजनेस का आइडिया है, ओके ना, he can afford that loan at a very minimal rate. I can't say minimal, but okay रेट जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके पास क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके पास कैपिटल आ गया, ओके। अब पैसे आ गए, मतलब पैसे आ गए तो क्या हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को रख सकता है, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो तीनों वो गैदर कर सकता है अभी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट रखना तो पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लैंड में प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अब इधर मैंने कोई डिमांड लिखी, जब भी एक मैन्युफैक्चरर कुछ करता है तो उसका एक डिमांड का आइडिया रहता है, समझ में आ रहा है? तो डिमांड, ठीक है। अब जैसे साइकिल स्टार्ट होगा ना तो सब कोरिलेट होगा, देख लो, डिमांड। अब इससे क्या होगा, डिमांड के बेस पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है और वो गैदर करके वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन मार्केट में आती है, सेल करता है। अभी सेल करेगा तो ठीक है, खरीदेगा कौन? खरीदेगा वही लोग जिनको पास पैसे हो। पैसे कहाँ से आते हैं? एम्प्लॉयमेंट से, समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट से पैसे आ रहे हैं, और जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी बेचेगा तो ये बिजनेस के पास भी तो पैसे आएंगे, जैसे इसके पास आए बैंक के थ्रू, समझ में आ रहा है? कैपिटल के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो पैसे हैं, तो पैसे हैं मतलब ऐसे पैसे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो जो सैलरीड पर्सन है या प्रोफेशनल पर्सन है उनके पास पैसे आ रहे हैं। यानी इधर कहने का क्या मतलब है, उनका जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है ना, वो अभी दे कैन अफोर्ड द गुड्स, समझ में आ रहा है? सेल किया, कंज्यूमर खर्च कर रहा है, प्रोडक्ट अवेल कर रहा है, प्रॉफिट, अभी जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, भाई ये कंपनी का तो प्रॉफिट अच्छा है, समझ में आ रहा है? ये कंपनी का तो प्रॉफिट अच्छा है, तो प्रॉफिट अच्छा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसके स्टॉक भी बढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है कि लोग देखते हैं यार ये बिजनेस का ट्रेंड बहुत अच्छा है, ये तो ग्रोइंग कंपनी है, चलो इसमें इन्वेस्ट करो, समझ में आ रहा है? स्टॉक प्राइस बढ़े, अब स्टॉक प्राइस बढ़े तो बिजनेस क्या सीमित थोड़ी ना रहती है, वो तो अपना ग्रोथ करना चाहेगा। ग्रोथ के लिए या तो उसके पास कैपिटल है, फंड है तो ठीक है, नहीं भी है तो बैंक फाइनेंस करेगी, फिर साइकिल रिपीट, ठीक है। अब इधर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के पास कैपेसिटी है तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, समझ में आ रहा है? देखा कैसे एक से एक लिंक है, ठीक है। तो अभी इन सब प्रोसेस में चलता रहेगा, एक्सपांड होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेंगे, सबके पास होते रहेंगे। अब इसके वजह से होगा क्या, प्राइसेस में इंक्रीज होते रहेगा, क्यों? मैंने पहले ही कहा रिसोर्सेज स्कैर्स है, तो जैसे डिमांड भी बढ़ता है तो उसके सप्लाई के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि प्रोडक्शन करे, तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका प्राइस चढ़ता घटता रहता है, तो प्रोडक्ट पे भी, फाइनल प्रोडक्ट पे भी उसका असर होता है। बट इधर इतना असर नहीं होता, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी और जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कंपैरेटिवली अफोर्डेबल रहता है, इसीलिए ग्रोथ होते जाता है, समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था आपको कि जब प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम रहता है तब इंक्रीज इन प्राइस एज वेल एज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर, ठीक है ना? ये एक्सपांशन, अभी ऐसा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब फिर आता है पीक वाला टाइम। पीक मतलब जहां पे ग्रोथ अपने अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच चुका है, उसी को बोलेंगे पीक, समझ में आ रहा है? पीक वो है जहां पे अल्टीमेट पहुंच चुका है ग्रोथ, किसका? इकोनॉमी का, ठीक है। इकोनॉमी मतलब ये प्रोसेस एकदम प्रॉस्पर होते रहा है, ग्रोथ हो जा रहा है, सबके पास पैसे, सब खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट पूरा है, ठीक है। और अगर इस केस में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं रहेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन भी ये रहेगा, पहला
या तो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल चेंज कर रही है, इधर से उधर चेंजेस कर रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफ़र कर रही है, कुछ कर रही है, या अनइंटेंशनल तो नहीं रहेगा, इंटेंशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है जिसको काम ही नहीं करना, ठीक है। बाकी इस टाइम पे वो रहेगा कि भाई एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी लगने से बीच का जो गैप रहता है उस टाइम पे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इधर एम्प्लॉयमेंट है, किसी के पास भी अनएम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट जो है वो इनवॉलेंटरी नहीं रहेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है। अभी पीक में पहुंच गए। अब पीक में इसका मतलब ये है कि आपको जितना एक्सपांड करना था हो चुका है, आपको जितना एक्सपांड करना था अब हो चुका, अब नहीं होगा। तो हमें जाने ऐसा कैसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा, कोई तो रीजन होना चाहिए ना। रीजन ये है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई चाहिए तो प्रोडक्शन चाहिए तो इनपुट चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर, समझ में आ रहा है। तो अगर इनपुट चाहिए तो अब हम प्रोडक्शन करते जाएंगे, सप्लाई करते जाएंगे, डिमांड तो बढ़ती जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। सो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का जब डिमांड ऐसे बढ़ता रहता है तो उसका जो यूसेज तो होता है, प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन प्राइजेस हाइक होते हैं, प्राइजेस ज़्यादा भाव में वो मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट प्राइस या इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो वो महंगे में आते हैं, किसके पास, कंपनी के पास। अब कंपनी ने उसको फिर प्रोडक्शन कराती है, सब कराती है, उसमें करती है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ, अगर इनपुट महंगे में आया तो क्या आपका आउटपुट जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं बढ़ाएगा, ऑफकोर्स बढ़ाएगा, सेलिंग प्राइस तो बढ़ा, लेकिन इधर फैक्टर ये है कि जो आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है ना वो नहीं बढ़ता है, वो तो सेम जो इस टाइम प्रोसेस पे जितना बढ़ा, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी सेम है बट प्राइस कौन सा, आउटपुट प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो जो चीज आप पहले जो प्राइस में खरीदते थे अब उसी चीज के लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड जो पहले था, अब प्राइस बढ़ने के रीजन के वजह से डिमांड कम होने लगती है, तो अभी डिमांड जब कम होने लगती है तो वो डिमांड का कम होने का असर सप्लाई पे भी गिरेगा, क्योंकि सप्लाई भी तो फिर कम करनी पड़ेगी, सप्लाई का असर प्रोडक्शन पे गिरेगा, प्रोडक्शन का असर रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स कैपिटल बोलो एम्प्लॉयमेंट बोलो उस पे गिरेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा काम से तो उसका असर फिर से आके आपके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी पे गिरेगा, है कि नहीं। तो देखो, फॉल इन डिमांड, देयरफॉर फॉल इन प्रोडक्शन, देयरफॉर फॉल इन इनपुट्स रॉ मटेरियल हुआ, और बाकी आपका एम्प्लॉयमेंट हुआ। फिर फाइनेंस की भी जरूरत क्या पड़ेगी, जब आप एक्सपांड ही नहीं करने वाले तो क्यों नया बिजनेस सेटअप करोगे, तो नए बिजनेस सेटअप नहीं करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोन भी नहीं लोगे तो फिर बैंक पे भी उसका असर गिरेगा। देखा, चेन रिएक्शन होता है, एक पे असर, दूसरे पे असर, तीसरे पे असर, ऐसा असर पे असर, जैसे डोमिनोज वो रहता है ना, एक पे धक्का दिया तो सब टक 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 गिरते आ जाते हैं, वैसे समझ में आ रहा है। तो पीक, अभी इससे क्या पता चलता है, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। रीजन क्या था, समझ में आ रहा है। एक जनरल इसमें मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, हाँ, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन या वॉर सिचुएशन वगैरह, उस केस में इनपुट प्राइसेस या ये फैक्टर तो रोल प्ले करता है, बट रीजन क्या है इनके पीछे, इसके पीछे रीजन तो स्कैर रिसोर्सेज जो नॉर्मल सिनेरियो में, अदर सिनेरियो आर लाइक वॉर एंड ऑल, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीक में आ गए, अब आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, यानी वही पीक तक पहुंच गया, अब डाउनफॉल, तो आएगा अभी आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डाउनफॉल की तरफ। अब इसमें होता है क्या, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई प्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो तो हो रही है, क्यों, क्योंकि डिमांड को मीट करना है,
बट डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब जो धीरे धीरे कम हो रही है ना, वो प्रोड्यूसर पहले गेस नहीं कर पाते। गेस नहीं कर पाते इन द सेंस, पहले उनको लगता है वो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट ना थोड़ा टाइम लगता है पता करने में कि अच्छा अभी रियलिटी में कम हो रहा है डिमांड करके। तो जो रियलिटी में कम हो रहा है डिमांड, ये पता होने तक ना इतना प्रोडक्शन हो जाता है ना, क्योंकि पहले डिमांड ज़्यादा था, उसके हिसाब से वो लोग ने इनपुट किया, प्रोडक्शन किया, सप्लाई मेंटेन की स्टॉकिंग किया, उसको बोलते हैं स्टॉकिंग, ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो होनी है, बट देख रहे हैं तो भाई अभी प्रोडक्ट डिमांड तो कम होते जा रही है, अब डिमांड तो कम हो रही है, ठीक है। सो डिले इन नोटिसिंग द ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ व्हाट, कि डिमांड कम हो रही है, समझ में आ रहा है। तो डिमांड कम हो रही है बट फिर भी प्रोडक्शन वालों ने, तो ये उन्होंने, उनको पता नहीं चलता इनिशियली, क्योंकि जब भी आप जब इकोनॉमी एक ट्रेंड मतलब फ्लक्चुएट होती है, तो फ्लक्चुएट होते ही पता नहीं चलती, वो तो थोड़े दिनों जब अंदर जाते हैं, अभी जैसे वायरस भी आया, ठीक है, कोरोना वायरस, तो क्या आते ही पता चल गया अरे तो सबको फैलने वाला है, नहीं 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 रुको रुको, कुछ दिन, एक महीना डिले हो गया था, वैसे ही इधर भी, ठीक है। तो प्रोडक्शन लेकिन चलता ही रहता है उस टाइम पे, डिमांड कम होना चालू हो गई लेकिन उस हिसाब से रिकग्नाइजेबल नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक है, बट डिमांड घटती जा रही है। अभी प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन डिमांड घट रहा है, इसका फिर आउटपुट क्या होगा आपका, ये स्टॉक बढ़ेगा, इधर क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्टॉकिंग तो है, सप्लाई कम है, डिमांड कम हो रहा है। अब ये कुछ दिनों में ना फिर इनको पता चलता है, प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, अरे कि ये क्या हो रहा है, डिमांड कम होते जा रही है, तब उनको लगता है कि अच्छा अब डिमांड तो कम हो रही है, रियलिटी में कम होते जा रही है। तो डिमांड जैसे कम होता है तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे नहीं, वो लोग सबसे पहले जो उनके पास स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस गुड्स है ना, उसके सेल के लिए ध्यान देंगे, उसके सेल के लिए ध्यान देंगे, ठीक है। तो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना रेलेवेंट है, बाकी पहले इसमें से निकालो, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, समझ में आ रहा हो। तो जैसे वो हुआ तो उसके लिए, उसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जितना रेलेवेंट है मैं उतना ही करूँगा, प्रोडक्शन कम हो गया तो जो मेरे इनपुट्स हैं कौन कौन से, रॉ मटेरियल, वो कम लूँगा मैं, मेरे उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री रहेंगे उसमें मैं लोगों को निकालना चालू करूँगा, क्योंकि सबको तो बिठा के मैं सैलरी नहीं दे सकता ना, लोगों को निकालना चालू करूँगा, लोगों को निकालूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और मुझे जब इंडस्ट्री में मतलब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं करना है, तो मैं और एक्सपांड थोड़ी ना करूँगा, तो लोन नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। इन शॉर्ट मेरा क्या है, जो बिजनेस एक्सपांशन का जो ये था, क्या बोलते हैं, आइडियाज या वो ऑप्टिमिज्म, अब ऑप्टिमिज्म गया, अब ऑप्टिमिज्म नहीं है, ठीक है, अब ऑप्टिमिज्म नहीं है कि भाई बिजनेस अभी नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं, अभी फिलहाल के लिए नहीं हो सकता करके, तो लोन लेना बंद कर देंगे, उसका असर बैंकिंग सेक्टर पे गिरेगा, ठीक है, लिक्विड मनी पे गिरेगा, और प्राइसेस क्या होंगे, भाई डिमांड कम है, सप्लाई है, तो प्राइसेस भी आपके कम होंगे। इसलिए याद करो फर्स्ट पार्ट ए में जो बोला था कि भाई इन द पीरियड ऑफ बैड ट्रेड, योर बैड ट्रेड में क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्लियर। अब उसकी वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मार्केट में सबके पास पैसे कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कंज्यूमर परचेज कैपेसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है। कंज्यूमर परचेज कैपेसिटी कम हो रही है तो फिर आपको ऑब्वियसली डिमांड पे भी असर, डिमांड पे तो गिरे रहा और असर गिरेगा। तो देखो फिर से वो चेन रिएक्शन, एक पे हुआ तो पूरे पे हुआ, एज अ रिजल्ट इकोनॉमी और नीचे जाता है, समझ में आ रहा है, इकोनॉमी और नीचे जाती है, इकोनॉमी और नीचे जाती है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। फिर हम बात करेंगे अभी ट्रफ, जब कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस चलता रहता है ना, एंड इट टेक्स and it turns into a severe contraction
एंड इट टर्न्स इनटू ए सीवियर मतलब सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देन इट इज नोन एज ट्रफ। ठीक है, ट्रफ ये कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज है वो चल रहा है बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसे इकोनॉमी डाउनफॉल में आ रही है, प्रोडक्शन कम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, लोग बिजनेस करने में, अभी बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो है उसी को ही कम करते जा रहे हैं, जो यूनिट है उसको बंद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब एक स्टेज में इससे क्या होगा, ये अबाउ सिचुएशन है जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, डिमांड घट गई, लोगों के पास पैसे नहीं तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नील की तरफ जा रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, जो स्टॉक था वो भी बिकवा दिया, बचा था अभी प्रोडक्शन भी रोक देते हैं, प्राइजेस, और क्योंकि खरीदने वाला कौन है तो प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सो अब ये क्या स्टेज है जहाँ पे इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, ये जो साइकिल आप जिसकी बात कर रहे थे वो स्टेज में तो कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइजेस कुछ है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, प्रोडक्शन है ही नहीं, कुछ इनपुट नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं है, इकोनॉमी डाउनफॉल में एकदम डीप डाउनफॉल पे चलेगी, लोवेस्ट पॉइंट पे, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, उसी को बोलते हैं ट्रफ। क्लियर? ठीक है, अब ट्रफ पे तो पहुंच गए, अब वहां से क्या होगा, इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। तो ट्रफ के बाद जो स्टेज आता है वो आता है रिकवरी का स्टेज। रिकवरी का स्टेज यानी जो ट्रफ के बाद आता है, जहाँ से रिकवर होते हैं और फिर वी जंप इनटू दिस एक्सपांशन। ठीक है, तो रिकवरी में होता क्या है, कैसे रिकवरी होती है पता है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब मैं लोगों को कम सैलरी दूंगा तो भी चलेगा, उनको ले लेता हूँ, रिसोर्सेज तो सस्ते दामों में मिल रही, उनको ले लेता हूँ, जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे मैं अभी प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेशन पॉलिसी या रिलीफ कुछ आते हैं, वो सब टर्न्स इनटू अगेन वो चेन रिएक्शन चालू करने के लिए, कौन सा, एक्सपांशन वाला, वैसे रिकवरी फिर होती है। समझ में आया? तो ये है आपका एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। अभी मैं और एक बात बताऊं, ये क्या हर मार्केट के हर एस्पेक्ट पे होता है, जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कुछ सेक्टर में रहेगा जो बैडली हिट रहेंगे, कुछ सेक्टर रहेगा जो अच्छे रहेंगे उस टाइम पे भी, लेकिन हमें ओवरऑल इकोनॉमी में देखना है कि ओवरऑल इकोनॉमी किस तरफ चल रही है, एक्सपांशन की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, किस तरफ। क्लियर? अभी जैसे मैं बात करूँ आज के डेट में कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से मेडिसिनल इंडस्ट्रीज या